हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे गेट के एल्गोरिदम्स और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें मैंने बेसिक से सारे एल्गोरिदम्स लिए हैं और कुछ ग्राफ्स और उन सब के भी है जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ पहले भी पूछी गई है, और ये बेसिकली हमको पता भी होने चाहिए कि एल्गोरिदम्स क्या है और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो अगर किसी को सिर्फ लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ और वो नोट डाउन कर सकता है अगर उसे अच्छा लगे तो। उसके बाद मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा वो फैक्टर है जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही है और मेनली डिपेंड करती है। ओके, सो आई होप इतने में तुमने लिस्ट तो ले ली होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यहाँ पर रिकर्सिव की बात की गई है। एफ ऑफ एन अगर है तो एन इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन होगा, ये होगा n-1 इंटू एफ ऑफ n-2 और सो ऑन चलता जाएगा। तो ये लेंथ कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n। इसीलिए फैक्टोरियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n दी गई है। ओके, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं बार बार रफ करता रहूँगा, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, फिबोनाची ऑफ n। फिबोनाची ऑफ n में क्या हो रहा है कि f ऑफ n है तो हमें f ऑफ n-1 कंप्यूट करना पड़ता है और f ऑफ n-2 कंप्यूट करना पड़ता है। यहाँ से और कुछ नोड्स कंप्यूट करने पड़ेंगे और कुछ नोड्स। तो अगर हम ऐसा माने कि एट द एंड ट्री पूरा पॉपुलेटेड होगा और बाइनरी ट्री होगा तो नंबर ऑफ़ नोड्स कितने होंगे इसमें? 2 पावर n, और हर नोड पे हमें कांस्टेंट एडिशन ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए फिबोनाची की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2 पावर n। उसके बाद का हाइट ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये तो सिंपल है, कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट तो log n ही होती है। फिर बाइनरी सर्च भी सिंपल है। हमारे पास एरे है, मिड कंप्यूट करते हैं, फिर से ब्रेक करते हैं एरे को जिस भी जगह जाना हो, और फिर से मिड कंप्यूट करते हैं, तो log n कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। फिर लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में भी कुछ नहीं है, एरे है हमारे पास, हम ट्रैवर्स कर लेते हैं O ऑफ n में। सिक्वेंशियल सर्च लिखा है यहाँ पर, लीनियर सर्च, वो एक ही बात हुई। ओके, उसके बाद क्या है? बिल्ट हीप। ओके, ये थोड़ा ज़रूरी है। बिल्ट हीप में लोगों को क्या लगता है कि चलो हीप तो एरे से बन गया। ओके, लीफ नोड्स के लिए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सारे टॉप लेवल के लीफ के अलावा जो नॉन लीफ नोड है उसके ऊपर हम हिपीफाई कॉल कर सकते हैं, और हिपीफाई लेता है O ऑफ log n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होनी चाहिए n इंटू log n, पर यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। इसका रीज़न है क्योंकि ये log n नहीं होता, एक्चुअली ये होता है log ऑफ h। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो हाइट कम है, यहाँ पर टॉप से देखोगे तो हाइट ज़्यादा है। तो इसका एक बहुत लंबा सा डेरिवेशन भी है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, पर उस डेरिवेशन से हमको पता चलता है कि ओवरऑल बिल्ट हीप करने के लिए, क्योंकि ऐसे लगेगा log 1, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, log 2, log 3, ऐसे करते करते हर एक लेवल पे हाइट अलग अलग होगी। हर बार O ऑफ n वर्क नहीं होगा, O ऑफ h वर्क होगा। तो इसके लिए बिल्ट हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। ओके, उसके बाद डिलीट मिन और डिलीट मैक्स। मतलब हीप की बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम तो हमें मिल जाएंगे, पर फिर उनको हमें देखो, यहाँ पर हमको मिनिमम और मैक्सिमम तो मिल गया, पर अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर कौन सा नोड आएगा? इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसको लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, इसको हीप से हटा देंगे, ये इतना ही हीप बचा। अब हम रूट पे हिपीफाई कॉल कर देंगे, तो हिपीफाई log n टाइम लेगा, तो log n टाइम के अंदर
हमारा डिलीशन ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम हो गया। उसके बाद डिलीट रैंडम। तो रैंडम को डिलीट करने के लिए देखो, हीप के अंदर अपने को अंदर नहीं पता कि हीप के अंदर क्या है, कैसे हो रहा है, पर अपने को ये पता है कि ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम है, मिन हीप हो या मैक्स हीप, पर अंदर कौन से ऑर्डर में है ये हमको पता नहीं है। ये क्या ऑर्डर है, इसका क्या ऑर्डर है, ये हमें पता नहीं है। सो हीप के अंदर अगर तुमको रैंडमली मतलब मिन और मैक्स के अलावा कुछ फाइंड करना है तो उसके लिए तुमको हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी O ऑफ n। ठीक, नेक्स्ट हीप सॉर्ट। अभी हीप सॉर्ट का जनरल आइडिया क्या होता है कि ये अपने पास हीप है, बार बार बना रहा हूँ, ओके, अपने पास ये हीप है। अभी हम मिनिमम लेंगे और उसको लास्ट पोजीशन पे रख देंगे, सॉरी ऐसे नहीं, मैक्स हीप है अपने पास, ठीक है, ये मैक्सिमम एलिमेंट है तो मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट रख देंगे, इसको स्वैप कर देंगे और फिर इतने में से मैक्सिमम ढूंढ के लास्ट पे रख देंगे। तो हर बार हम मैक्सिमम को लास्ट पे, मैक्सिमम को लास्ट पे, मैक्सिमम को लास्ट पे ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो एरे अपना सॉर्ट हो जाएगा। सो n एलिमेंट के लिए अपने को n एलिमेंट के लिए अपने को क्या कॉल करना पड़ेगा, हिपीफाई कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट मैक्स भी लॉग एन टाइम लेता है। ओके, सो n एलिमेंट्स के लिए अगर हम लॉग एन ऑपरेशन कर रहे हैं तो n इंटू लॉग एन होगा, जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हीप सॉर्ट के लिए n इंटू लॉग एन होगा। ओके, ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट इनटू अ हीप। सो इंसर्शन भी लॉग एन टाइम ही लेता है। क्यों? क्योंकि इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के बाद भी हमको देखना पड़ेगा कि उसके टॉप नोड्स में कहीं पर इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं आ रही। मान लो कि ऐसे हमने इंसर्ट किया, ये है मिन हीप। अब अगर यहाँ पर हमने -1 इंसर्ट किया और टॉप 2 है तो हमें इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा ना। हो सकता है यहाँ पर भी इनकन्सिस्टेंसी हो तो यहाँ पर भी हमको एक्सचेंज करना पड़े। तो लीफ में हम इंसर्ट करेंगे और रूट तक हो सकता है कि हमको एक्सचेंज करना पड़े इन वर्स्ट केस। तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ हाइट होगा, ऑर्डर ऑफ हाइट जितने नंबर तक हमको एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। तो ऑर्डर ऑफ हाइट तो लॉग एन होगा, इसलिए O ऑफ लॉग एन। फिर हिपीफाई प्रोसीजर, तो हिपीफाई में भी सेम ही है। हीप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी जो हमको मेंटेन करनी पड़ती है ना, कि ये एलिमेंट मिनिमम या मैक्सिमम हो इन सब में से, उसके लिए हर बार लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। ओके, सो हिपीफाई में अभी इन तीनों में से चेक करना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। अब इसको तुम यहाँ पे लाओगे तो इसको भी फिर से चेक करना पड़ेगा, हो सकता है इसके नीचे भी कुछ हो, उसको भी चेक करना पड़े। तो लॉग एन तक तुम्हें कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉग एन उसकी हाइट है ट्री की, कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, इसलिए। फाइन, सो हिपीफाई प्रोसीजर भी लॉग एन टाइम लेता है। नेक्स्ट देखते हैं बबल सॉर्ट। सो बबल सॉर्ट तो सिंपल है, अपने पास एरे है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है और फिर हर बार मैक्सिमम यहाँ पर आते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते एरे अपना सॉर्ट हो जाएगा। बबल सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n,
अगर फर्स्ट टाइम में ही एरे पूरा सॉर्टेड है और अगर तुम अंदर कंडीशन लगा रहे हो इफ़ के अंदर चेक करने के लिए कि कोई एलिमेंट स्वैप हुआ है या नहीं, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एरे सॉर्टेड है या नहीं, तो वो तो ओ ऑफ एन में हो जाएगा। वर्स्ट केस में बबल सॉर्ट ओ ऑफ एन स्क्वायर लेगा। सिलेक्शन सॉर्ट क्या करेगा, सिलेक्शन सॉर्ट पूरे एरे में से मिनिमम लेगा, उसे यहाँ पर डालेगा। ये पूरा अनसॉर्टेड एरे, इसमें से मिनिमम लेगा और फिर यहाँ पर डालेगा। ऐसे करते करते मिनिमम को वो आगे डालता जाएगा, या फिर हो सकता है कि मैक्सिमम को पीछे डालता जाए, पर हर इटरेशन में उसे मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा एक अनसॉर्टेड एरे के अंदर से। और क्योंकि एरे है तो हमें एरे को ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, तो ओ ऑफ एन टाइम के अंदर वो मिनिमम फाइंड करेगा और एन एलिमेंट्स के लिए उसे ये काम करना पड़ेगा। फिर स्वैपिंग तो कांस्टेंट टाइम है, सो ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ एन यानी ओ ऑफ एन स्क्वायर। सो सिलेक्शन सॉर्ट ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है। ये डिपेंड नहीं करता कि उसके एलिमेंट कैसे अरेंज है, वो हर बार ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम ली गई। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट का आइडिया है कि ये हम कुछ वॉल मेंटेन करेंगे बाउंड्री जैसा, और इसके इस तरफ सारे सॉर्टेड है, इस तरफ अनसॉर्टेड। एक एलिमेंट लेंगे, उसको सॉर्टेड एरे में करेक्ट पोजीशन में इंसर्ट करेंगे, उसके लिए कुछ स्वैपेज लगेंगे, स्वैपिंग हमको करनी पड़ेगी। तो इन वर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि हर बार जब हम एलिमेंट इसके अंदर डालें तो हमें n टाइम्स शिफ्टिंग या स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो n इंटू एन हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी ओ ऑफ एन स्क्वायर। इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस में ऐसा हो सकता है कि पूरा एरे ही सॉर्टेड हो। अगर पूरा एरे सॉर्टेड है तो उससे कुछ करना नहीं है, बस एक बार में वो लूप रन करके चेक कर लेगा कि एरे सॉर्टेड है, तो उसे कुछ करना नहीं होगा और रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल, फाइन। उसके बाद मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। अब इन दोनों का तो डेरिवेशन भी लंबा है, मतलब इतनी कम स्पेस में तो मैं नहीं कर सकता। तो मर्ज सॉर्ट तुम, और ये सबको पता भी है, मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है और क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n log n। और वर्स्ट केस में ये मैं बता देता हूँ। वर्स्ट केस में क्या होगा कि क्विक सॉर्ट यहाँ पर से कोई एलिमेंट उठाएगा और लास्ट पोजीशन है उसकी करेक्ट पोजीशन है, तो n-1 होगा, और उसके लिए उसे हर बार अगर वो O ऑफ n वर्क कर रहा है और एरे टूट रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है n-1 में, तो O ऑफ n स्क्वायर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस के अंदर। बेस्ट केस के अंदर ये हो सकता है कि उसकी स्प्लिट बीच में हो, मतलब मीडियन में वो स्प्लिट करे कि हर बार इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, तो n log n होगा। ओके, अभी ये सारे जो है ना, ये सब प्रायोरिटी क्यू के बेस पे एल्गोरिदम्स है। ओके, तो जॉब सीक्वेंसिंग क्या करता है कि जॉब सीक्वेंसिंग में हमें हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जॉब को हम पहले लेंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम मैक्स प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे या मैक्स हीप। तो मैक्स हीप के अंदर n एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे और हर बार एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो n एलिमेंट्स और उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए n इंटू लॉग n। तो प्रायोरिटी क्यू में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सब के लिए सेम है। फ्रैक्शनल नैपसैक में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट रेशियो जो होता है उसे हम पहले लेंगे। तो फ्रैक्शनल नैपसैक के अंदर भी मैक्स हीप यूज़ होगा। फिर हफमैन कोडिंग के अंदर हम हर बार मिनिमम फ्रिक्वेंसी वाले को पहले लेंगे,
ताकि वो सबसे नीचे वाले लेवल पे आए। ओके, और फिर ऊपर वाले लेवल तक हम कंस्ट्रक्ट करते जाते। तो सबसे मिनिमम लेने के लिए हमें मिन प्रायोरिटी की यूज़ करना पड़ेगा, मिन हीप। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न वो भी सेम ही है हॉफमैन कोड जैसा, तो उसके लिए भी हम मिन प्रायोरिटी की यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रिम्स एल्गोरिथम। अभी प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर हो क्या रहा है कि अगर अपने को मैट्रिक्स दिया है तो v² होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें एडजेसेंट नोड में से सबसे मिनिमम फाइंड करना है। अगर तुम्हें सबसे मिनिमम फाइंड करना है एक एरे के अंदर से 1D एरे में, तो O ऑफ n टाइम लगेगा, और फिर तुम्हें वो किसके नियर है ये भी कंप्यूट करना है। तो इसके लिए भी O ऑफ n टाइम लगेगा, क्योंकि हर वर्टेक्स के लिए तुम ये कंप्यूट करेगा। तो हो सकता है कि एक वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स से एडजेसेंट हो, यानी कि कंप्लीट ग्राफ हो। तो उस केस में मैट्रिक्स अगर तुम यूज़ कर रहे हो एडजेसेंसी मैट्रिक्स या वेट मैट्रिक्स, तो उसमें O ऑफ v² लगेगा। जबकि यही काम करने के लिए अगर तुम हीप यूज़ कर रहे हो तो हीप में एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन log v होता है और हीप बनेगा सारे वर्टेक्स का। ओके, सो इसलिए हीप के अंदर v log v या फिर कई बार e log v भी होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सेम यही रीज़न से क्रिस्टल के अंदर भी, क्रिस्टल में उसमें भी हीप यूज़ होगा। अगर एक डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर भी होता है वो भी यूज़ हो सकता है। फिर डिजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम में अगर मैट्रिक्स होगा तो डिक्रीज की ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, रिलैक्स करने के लिए हर वर्टेक्स को, तो वो भी O ऑफ v टाइम लेगा। अगर हीप यूज़ करोगे तो log v टाइम ले लेगा, और हर एज को एक बार तो रिलैक्स करना ही पड़ेगा ताकि हमको मिनिमम पता चल सके। फिर BFS और DFS का तो हमें पता ही है कि O ऑफ v प्लस e है, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फिर फाइंडिंग द कनेक्टेड कंपोनेंट, तो फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट BFS से भी हो सकता है और DFS से भी हो सकता है। तो कोई भी यूज़ करो, क्योंकि दोनों एल्गोरिथम O ऑफ v प्लस e ले रहे हैं, तो फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी O ऑफ v प्लस e ही लेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम DFS ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। और मल्टी स्टेज ग्राफ में हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम DFS यूज़ कर रहे हैं, इसलिए फिर से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। ओके, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, वो डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला अप्रोच, उसमें तुम्हें n+1 मैट्रिक्स चाहिए होंगे। हर बार तुम ये चेक करोगे कि इस वर्टेक्स से होके जा रहा है तो ऑप्टिमल रिजल्ट हमको मिल रहा है या नहीं, इस वर्टेक्स से होके जा रहा है तो ऑप्टिमल रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। ये चेक करने के लिए तुम्हें मैट्रिक्स चाहिए होगे, क्योंकि तुम हर बार प्रीवियस मैट्रिक्स से कंप्यूट कर रहे हो। तो एट द एंड O ऑफ n³ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। नैपसैक के अंदर तुम्हें कुछ एलिमेंट्स दिए, आइटम्स दी होंगी, तो नैपसैक के अंदर हर आइटम के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। तो अगर ब्रूट फोर्स मेथड से तुम करने जाओ तो O ऑफ n² टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात नहीं की है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में n/w लगता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कैपेसिटी। ओके, और उसके बाद एक ये स्टैंडर्ड है ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बार पूछी भी गई है, 2-3 बार गेट एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, तो इसको अगर तुम याद रख सकते हो कि O ऑफ n²
इंटू 2 पावर n ये होती है, तो इजी रहेगा। वैसे हो सकता है ना भी पूछे, पर अगर तुम्हें पता होगा तो थोड़ा बेटर है, चांसेस इंक्रीज हो जाता है तुम्हारी सक्सेस के। ओके, सो इतना ही था। आज हमने इतने सारे एल्गोरिदम्स की फटाफट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी और ये भी देखा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, सो बाय, थैंक यू।